नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है। क्या आप 2 साल के लिए सेना में जाने के लिए तैयार हैं? सोचिए, सुबह 4 बजे उठना, मीलों की दौड़ लगाना, अनुशासन में जीना और देश के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलना। ये सुनकर कैसा लगा? अगर मैं कहूं कि भारत जैसे देश में जहां करोड़ों युवा हैं, ऐसा नियम बहुत जल्द लागू होने जा रहा है, तो क्या आप हैरान होंगे? क्या आपके मन में सवाल नहीं उठेंगे कि क्यों, कैसे और इसका मुंह पर क्या असर पड़ेगा? आज की दुनिया में, जहां हमारे पड़ोस में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जहां युद्ध की आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्या ये जरूरी नहीं हो गया है कि देश का हर युवा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, शहर का हो या गांव का, सैन्य प्रशिक्षण ले? क्या यह कदम हमारे देश को और भी ज्यादा मजबूत, अनुशासित और सुरक्षित नहीं बना देगा? या फिर यह युवाओं की आजादी पर एक हमला होगा, उनके सपनों और करियर के बीच एक दीवार बन जाएगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बहस है। एक तरफ देश की सुरक्षा है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आज इस वीडियो में हम इसी गंभीर विषय की गहराई में उतरेंगे। हम दुनिया के उन देशों को देखेंगे जहां सैन्य सेवा अनिवार्य है, वहां के नियम क्या हैं और वहां के युवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम यह भी समझेंगे कि भारत में अभी क्या स्थिति है और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो मेरे साथ इस सफर पर बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि एक गहरी सोच को जन्म देंगे। एक ऐसी सोच जो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं एक ऐसे देश से जिसके संगीत और ड्रामा का दीवाना आज पूरी दुनिया का युवा है, दक्षिण कोरिया। जी हाँ, वही देश जहां से के पॉप और के ड्रामा ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी है, और वो है अनिवार्य सैन्य सेवा। यहाँ हर स्वस्थ पुरुष को, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, 18 से 28 साल की उम्र के बीच 18 से 21 महीने सेना में बिताने ही पड़ते हैं। सोचकर देखिए, जिस बीटीएस के गाने आप और हम लूप पर सुनते हैं, उनके सदस्यों को भी अपने करियर के शिखर पर सब कुछ छोड़कर देश की सेवा के लिए जाना पड़ता है। यह नियम वहां क्यों है? क्योंकि दक्षिण कोरिया हमेशा अपने पड़ोसी उत्तर कोरिया से युद्ध के साये में जीता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ है। जब आपका पसंदीदा एक्टर या सिंगर मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आता है, तो ये वहां के हर युवा के लिए एक संदेश होता है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये नियम समाज में एक समानता भी लाता है। चाहे आप एक अरबपति के बेटे हों या एक साधारण किसान के, आपको एक ही बैरक में रहना है, एक ही ट्रेनिंग से गुजरना है और एक ही तरह का खाना खाना है। यह अनुभव उन्हें जमीन से जोड़ता है और उनमें अनुशासन और भाईचारे की भावना पैदा करता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। कई युवाओं के लिए ये उनके करियर में एक बड़ी रुकावट की तरह आता है। जब वे अपने सपनों को पंख देने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब उन्हें लगभग 2 साल के लिए सब कुछ रोकना पड़ता है। कई एथलीट और कलाकार अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण साल खो देते हैं। इस नियम से बचने के लिए लोग तरह तरह के बहाने भी बनाते हैं, लेकिन कानून बहुत सख्त है। वहां की सरकार और समाज का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए यह कीमत बहुत छोटी है। तो दक्षिण कोरिया हमें यह सिखाता है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर हो, तो व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पीछे रखना पड़ सकता है। यह एक ऐसा मॉडल है जहां ग्लैमर और गन पाउडर साथ साथ चलते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मनोरंजन की दुनिया में चमकने वाले सितारों को भी देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हर देश अपनी परिस्थितियों के हिसाब से देता है। अब हम दक्षिण कोरिया से निकलकर उसके पड़ोसी, दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अलग थलग देश उत्तर कोरिया की ओर चलते हैं। अगर आपको दक्षिण कोरिया का नियम सख्त लगा, तो उत्तर कोरिया के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक ऐसी हकीकत जिससे कोई बच नहीं सकता। यहाँ की सैन्य सेवा दुनिया में सबसे लंबी और सबसे कठोर मानी जाती है। पुरुषों को अनिवार्य रूप से 10 साल सेना में सेवा करनी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 10 साल। ये किसी की जवानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। महिलाओं के लिए भी नियम कुछ कम सख्त नहीं है। उन्हें भी कई वर्षों तक सेना में सेवा करनी पड़ती है। सोचिए,
एक युवा जो 17-18 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है, वह अपनी जिंदगी के सबसे ऊर्जावान और महत्वपूर्ण 10 साल देश के नाम कर देता है। इस दौरान उसका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट जाता है। उसे न तो अपने परिवार से मिलने की आजादी होती है और न ही अपने भविष्य के बारे में कोई योजना बनाने की। उसका जीवन पूरी तरह से सेना के अनुशासन और सरकार की विचारधारा के अधीन हो जाता है। इस बेहद लंबी और कठोर सैन्य सेवा का मकसद सिर्फ देश की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह सरकार का अपनी जनता पर नियंत्रण बनाए रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इन 10 सालों में युवाओं के मन में देश और उसके सर्वोच्च नेता के प्रति अटूट वफादारी भर दी जाती है। उन्हें दुनिया से अलग रखकर एक ऐसी विचारधारा में ढाला जाता है जो शासन के लिए फायदेमंद हो। यहाँ सेना सिर्फ एक रक्षा बल नहीं, बल्कि एक विशाल राजनीतिक और वैचारिक पाठशाला है, जहाँ से निकलने वाला हर नागरिक सरकार का एक वफादार सिपाही होता है। यहाँ सैन्य सेवा से इनकार करने का मतलब मौत को दावत देना है। कोई छूट नहीं, कोई विकल्प नहीं। यह एक ऐसा सिस्टम है जो व्यक्ति की पहचान को मिटाकर उसे समूह का हिस्सा बना देता है। उत्तर कोरिया का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि कैसे अनिवार्य सैन्य सेवा का इस्तेमाल एक राष्ट्र को एकजुट और अनुशासित करने के लिए भी किया जा सकता है, और कैसे इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से कुचलने और एक खास विचारधारा को थोपने के लिए भी किया जा सकता है। ये एक चरम उदाहरण है जो हमें इस बहस के सबसे अंधेरे पहलू से रूबरू कराता है। अब हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद सीना तानकर खड़ा है। इजराइल। इजराइल का अस्तित्व ही उसकी सैन्य ताकत पर टिका है, और इस ताकत की नींव है वहां की अनिवार्य सैन्य सेवा। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं, बल्कि महिलाओं पर भी लगभग उतनी ही सख्ती से लागू होता है। यह एक ऐसा देश है जहां आपको सड़कों पर, कैफे में, बसों में राइफल टांगे हुए युवा लड़के लड़कियां दिख जाएंगे, और यह वहां के लिए एक आम बात है। इजराइल में 18 साल की उम्र पूरी होने पर पुरुषों को कम से कम 2 साल 8 महीने और महिलाओं को कम से कम 2 साल सेना में सेवा करनी होती है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य और गर्व का विषय माना जाता है। हाई स्कूल खत्म होते ही ज्यादातर युवा सीधे मिलिट्री में चले जाते हैं। यह उनके जीवन का एक ऐसा चरण है जो उन्हें किशोरावस्था से निकालकर एक परिपक्व और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। सेना में बिताया गया यह समय उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी फौलाद बना देता है। महिलाओं को सेना में शामिल करने का यह कदम इजरायली समाज की प्रगतिशील सोच को भी दर्शाता है। वहाँ यह माना जाता है कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुरुषों की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं सहित सेना की विभिन्न शाखाओं में सेवा करने का अवसर मिलता है। हालांकि कुछ धार्मिक या स्वास्थ्य कारणों से महिलाओं को छूट मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं गर्व के साथ इस कर्तव्य को निभाती हैं। सेना में सेवा करने के बाद ही वे कॉलेज या करियर की राह पकड़ते हैं। इजराइल का यह मॉडल हमें दिखाता है कि जब देश का अस्तित्व ही दांव पर लगा हो तो हर नागरिक को एक सैनिक बनना पड़ता है। यह अनिवार्य सेवा वहाँ के समाज को एक सूत्र में पिरोती है। अमीर गरीब, धार्मिक गैर धार्मिक, हर तबके के लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं। यह अनुभव उनके बीच एक ऐसा बंधन बनाता है जो जिंदगी भर कायम रहता है। इजराइल का उदाहरण ये सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में भी लैंगिक समानता का यह स्तर लाया जा सकता है, जहां महिलाएं भी देश की रक्षा में बराबर की भागीदार बने। अब हम मध्य पूर्व के एक और शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देश ईरान की ओर चलते हैं। ईरान, जो अपनी अनूठी संस्कृति और जटिल राजनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है, वहां भी अनिवार्य सैन्य सेवा का एक बहुत ही सख्त कानून है। यहाँ 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर पुरुष के लिए 24 महीने यानी पूरे 2 साल सेना में सेवा करना अनिवार्य है। यह नियम इतना कठोर है कि इससे बचना लगभग नामुमकिन है, और अगर कोई इससे बचने की कोशिश करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ईरान में अगर आपने अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी नहीं की है तो आपका जीवन लगभग थम सा जाता है। आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आपको अपना पासपोर्ट नहीं मिल सकता, जिसका मतलब है कि आप कानूनी तौर पर देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने में दिक्कत आ सकती है, और यहाँ तक कि कोई भी बड़ा व्यापार या लेन देन करने के लिए भी आपको सैन्य सेवा पूरी करने का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। यह एक ऐसा जाल है
जिससे निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए एक बहुत ही चतुर तरीका अपनाया है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर व्यक्ति के नागरिक अधिकारों और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ दिया है। यह एक तरह का सामाजिक और आर्थिक दबाव है जो हर युवा को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर देता है। इसका मकसद सिर्फ एक बड़ी सेना तैयार रखना नहीं है, बल्कि युवाओं को देश की इस्लामी क्रांति की विचारधारा और अनुशासन के दायरे में लाना भी है। सेना में बिताए गए ये 2 साल उन्हें सरकार और देश की व्यवस्था के प्रति वफादार बनाने का काम करते हैं। ये मॉडल हमें दिखाता है कि कैसे एक देश अपने नागरिकों को सैन्य सेवा के लिए मजबूर करने के लिए कानूनी और सामाजिक हथकंडों का इस्तेमाल कर सकता है। यह एक तरह से ब्लैकमेल जैसा लगता है, या तो देश की सेवा करो या फिर एक सामान्य नागरिक के तौर पर मिलने वाली सुविधाओं और अवसरों को भूल जाओ। ईरान का यह उदाहरण हमें इस बहस के एक और पहलू से रूबरू कराता है, जहां देशभक्ति को डर और मजबूरी के साथ जोड़ा जाता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए या इस तरह के दबाव के तहत करवाई जानी चाहिए। अब हम दुनिया की एक महाशक्ति रूस की बात करते हैं। रूस का इतिहास हमेशा से ही उसकी सैन्य ताकत के इर्द गिर्द घूमता रहा है। यहाँ भी अनिवार्य सैन्य सेवा की एक लंबी परंपरा रही है, जिसे कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता है। नियम के अनुसार 18 से 27 वर्ष की आयु के सभी पुरुष नागरिकों को सेना में 1 साल की सेवा करनी होती है। यह नियम सोवियत संघ के समय से चला आ रहा है। हालांकि समय के साथ इसकी अवधि में बदलाव होते रहे हैं। एक समय था जब यह सेवा 2 साल की हुआ करती थी, जिसे बाद में घटाकर 1 साल कर दिया गया था। लेकिन हाल के वर्षों में, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद, इस व्यवस्था में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस को और ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा के नियमों को और भी सख्त बना दिया है। पहले जो उम्र सीमा 27 साल थी, उसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा उम्र के लोग भी इस नियम के दायरे में आ गए हैं और उन्हें कभी भी सेना में सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। इस बदलाव ने रूसी समाज में एक बड़ी बेचैनी और डर का माहौल पैदा कर दिया है। कई युवा जो यह सोच रहे थे कि वे 27 साल की उम्र पार करके इस नियम से बच जाएंगे, अब वे भी इसके दायरे में आ गए हैं। युद्ध में भेजे जाने के डर से लाखों युवा देश छोड़कर भाग गए। ये स्थिति हमें दिखाती है कि शांति के समय में अनिवार्य सैन्य सेवा एक सामान्य राष्ट्रीय कर्तव्य लग सकती है, लेकिन युद्ध के समय यह एक जानलेवा हकीकत बन जाती है। ये युवाओं और उनके परिवारों के लिए एक भयानक सपना बन सकता है। रूस का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि किसी भी देश की सैन्य सेवा नीति स्थिर नहीं होती। यह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, खासकर युद्ध जैसी घटनाओं के साथ बदलती रहती है। जो नियम आज लागू है, वह कल और भी कठोर हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि एक बड़ी और स्थायी सेना बनाए रखने के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा एक प्रभावी उपकरण हो सकती है, लेकिन यह अपने साथ सामाजिक अशांति और पलायन जैसी बड़ी चुनौतियां भी लेकर आती है। यह एक दोधारी तलवार है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। अब हम यूरोप के एक ऐसे देश की ओर चलते हैं जिसका इतिहास, दर्शन और लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, ग्रीस। ग्रीस, जो अपनी प्राचीन सभ्यताओं और खूबसूरत द्वीपों के लिए जाना जाता है, वहाँ भी अनिवार्य सैन्य सेवा की एक मजबूत परंपरा है। यहाँ 19 से 45 वर्ष की आयु के सभी पुरुष नागरिकों को सेना की 3 शाखाओं में से किसी एक, थल सेना, नौसेना या वायुसेना, में सेवा देना अनिवार्य है। यह सेवा आमतौर पर 9 से 12 महीने की होती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शाखा में सेवा दे रहे हैं। ग्रीस के लिए यह नियम सिर्फ एक कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह उनके राष्ट्रीय गौरव और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रीस का अपने पड़ोसी देश तुर्की के साथ एक लंबा और तनावपूर्ण इतिहास रहा है। इस ऐतिहासिक दुश्मनी और सीमा विवादों के कारण ग्रीस को हमेशा एक मजबूत और तैयार सेना की आवश्यकता महसूस होती है। अनिवार्य सैन्य सेवा यह सुनिश्चित करती है कि देश के पास किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति हो। ये वहाँ के लोगों के लिए एक संस्कार की तरह है, जो एक लड़के को पुरुष बनाता है। इस सेवा को वहाँ के समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग इस सेवा को पूरा करते हैं, उन्हें एक पूर्ण नागरिक माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों को, जैसे जो लोग विदेशों में स्थायी रूप से रहते हैं या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें इस नियम से छूट मिल जाती है। इसके अलावा जो लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज
या धार्मिक विश्वासों के कारण हथियार उठाने से इनकार करते हैं, उन्हें वैकल्पिक नागरिक सेवा करने का अवसर दिया जाता है, जहां वे अस्पतालों या सामाजिक संस्थानों में काम करते हैं। ग्रीस का मॉडल हमें यह दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी ऐतिहासिक जरूरतों और राष्ट्रीय गौरव को बनाए रखने के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना सकता है। ये एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश करता है जहां देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन साथ ही व्यक्तिगत विश्वासों का सम्मान करते हुए वैकल्पिक रास्ते भी प्रदान किए जाते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अनिवार्य सेवा का मतलब हमेशा हथियार उठाना ही होना चाहिए, या फिर देश की सेवा अन्य तरीकों से भी की जा सकती है। चलिए अब यूरोप के उत्तर में स्थित एक ऐसे देश की बात करते हैं जो अपनी बेहतरीन शिक्षा प्रणाली, खुशहाल जीवन और बर्फीले परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, फिनलैंड। लेकिन इस शांतिपूर्ण छवि के पीछे एक चट्टान जैसी मजबूत रक्षा नीति है, जिसकी बुनियाद अनिवार्य सैन्य सेवा पर रखी गई है। फिनलैंड अपने विशाल पड़ोसी रूस के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है, और इसी ऐतिहासिक और भौगोलिक सच्चाई ने उनकी रक्षा नीति को आकार दिया है। यहाँ हर पुरुष नागरिक के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। फिनलैंड में 18 साल की उम्र होने पर युवाओं को सैन्य सेवा या नागरिक सेवा में से एक को चुनना होता है। सैन्य सेवा की अवधि 6 से 12 महीने के बीच होती है, जो सैनिक को दी गई ट्रेनिंग और भूमिका पर निर्भर करती है। जो लोग सबसे लंबी यानी 347 दिनों की ट्रेनिंग लेते हैं, उन्हें रिजर्व में ऑफिसर या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के पास न केवल सैनिक हों, बल्कि मुश्किल समय में सेना का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित लीडर भी हों। फिनलैंड की रक्षा प्रणाली का सबसे दिलचस्प पहलू है उनका टोटल डिफेंस का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि युद्ध की स्थिति में सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि पूरा समाज देश की रक्षा के लिए जुट जाता है। अनिवार्य सैन्य सेवा के माध्यम से देश की अधिकांश पुरुष आबादी को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है। सेवा पूरी करने के बाद वे रिजर्व का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें नियमित रूप से रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। इसका परिणाम यह है कि फिनलैंड अपनी छोटी आबादी के बावजूद कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ी और सक्षम सेना खड़ी कर सकता है। ये मॉडल कांटे से कांटा निकालने जैसा है। रूस जैसे शक्तिशाली पड़ोसी के खतरे से निपटने के लिए फिनलैंड ने अपने हर नागरिक को एक संभावित सैनिक बना दिया है। यह नीति वहां की राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता की भावना को भी मजबूत करती है। लोग यह महसूस करते हैं कि देश की सुरक्षा केवल सरकार या पेशेवर सेना की नहीं, बल्कि उनकी अपनी सामूहिक जिम्मेदारी है। फिनलैंड का उदाहरण हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटा देश भी अपनी चतुर रक्षा नीति और नागरिकों की भागीदारी से एक बड़ी ताकत का मुकाबला करने का हौसला रख सकता है। अब हम एक और स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे की ओर बढ़ते हैं। नॉर्वे, जो अपने शानदार फ्योर्ड्स, वाइकिंग इतिहास और उच्च जीवन स्तर के लिए प्रसिद्ध है, उसने अनिवार्य सैन्य सेवा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। 2015 में नॉर्वे नाटो का पहला और यूरोप का एकमात्र ऐसा देश बना जिसने शांति के समय में महिलाओं के लिए भी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की। यह कदम नॉर्वे के समाज में लैंगिक समानता के गहरे मूल्यों को दर्शाता है। नॉर्वे में 19 से 44 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों, चाहे वे पुरुष हों या महिला, को सैन्य सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग है। हर साल लगभग 60,000 युवाओं को एक प्रश्नावली भरने के लिए कहा जाता है। इस प्रश्नावली और कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर सेना सबसे योग्य और सबसे प्रेरित लगभग 10,000 युवाओं को 12 से 19 महीने की सेवा के लिए चुनती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ सेवा अनिवार्य तो है, लेकिन सेना केवल उन्हीं को लेती है जिनकी उसे जरूरत है और जो सेवा करने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है। इस प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ सेना की जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि सेना में देश के समाज का हर वर्ग प्रतिबिंबित हो। महिलाओं को शामिल करने के पीछे का तर्क यह था कि सेना को देश की आधी आबादी की प्रतिभा और कौशल से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह माना गया कि महिलाएं रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण और नई क्षमताएं ला सकती हैं। आज नॉर्वे की सेना में आपको पुरुष और महिला सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए दिखेंगे, यहाँ तक कि एक ही बैरक में रहते हुए भी। नॉर्वे का यह मॉडल अनिवार्य सैन्य सेवा का एक बहुत ही आधुनिक और प्रगतिशील रूप प्रस्तुत करता है। यह यूनिवर्सल कॉन्स्क्रिप्शन के बजाय सिलेक्टिव कॉन्स्क्रिप्शन पर आधारित है।
ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और ये सुनिश्चित करता है कि सेना में केवल वे ही लोग आएं जो वास्तव में वहां होना चाहते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो देश की रक्षा जरूरतों और व्यक्तिगत प्रेरणा के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में अनिवार्य सैन्य सेवा का रूप ऐसा ही होना चाहिए, चयनात्मक, समावेशी और प्रेरणा पर आधारित। अब हम दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील, जो अपने अमेज़न वर्षावन, फुटबॉल के प्रति जुनून और जीवंत कार्निवल के लिए जाना जाता है, वहां भी पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का कानून है। नियम के अनुसार जिस साल कोई पुरुष 18 वर्ष का होता है, उसे सेना में भर्ती के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है। यह सेवा आमतौर पर 12 महीने की होती है, लेकिन ब्राजील जैसे विशाल देश में हर साल लाखों युवा 18 साल के होते हैं। सेना को उन सभी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ब्राजील में भी एक चयनात्मक प्रणाली अपनाई जाती है। पंजीकरण कराने वाले सभी युवाओं में से सेना केवल उतनी ही संख्या में भर्ती करती है जितनी उसे आवश्यकता होती है। ये चयन लॉटरी, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हर साल पंजीकरण कराने वाले लाखों युवाओं में से केवल एक छोटे हिस्से को ही वास्तव में सेवा करनी पड़ती है। ब्राजील में इस नियम को लेकर एक और दिलचस्प बात है। आमतौर पर जो युवा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं या जिनके पास स्थायी नौकरी होती है, उन्हें इस सेवा से छूट मिलने की संभावना ज्यादा होती है। इसके विपरीत जो युवा गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और जिनके पास शिक्षा या रोजगार के अवसर कम होते हैं, वे अक्सर सेना में भर्ती होने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। उनके लिए सेना में 1 साल बिताना न केवल एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, बल्कि ये अनुशासन सीखने, एक कौशल हासिल करने और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने का एक अवसर भी है। इस प्रकार ब्राजील में अनिवार्य सैन्य सेवा अनजाने में एक सामाजिक भूमिका भी निभाती है। ये समाज के वंचित वर्गों के कुछ युवाओं को एक दिशा और एक अवसर प्रदान करती है। हालांकि आलोचकों का यह भी कहना है कि यह प्रणाली असमानता को बढ़ावा देती है, क्योंकि अमीर और पढ़े लिखे युवा आसानी से इससे बच जाते हैं, जबकि गरीबों के लिए यह एक तरह की मजबूरी बन जाती है। ब्राजील का उदाहरण हमें यह दिखाता है कि कैसे एक ही नियम के सामाजिक और आर्थिक परिणाम अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब हम अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित एक ऐसे देश की ओर चलते हैं जिसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है, मिस्र। पिरामिडों और फराओ की यह भूमि आज मध्य पूर्व की एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति है, और इस शक्ति का एक बड़ा आधार है वहां की अनिवार्य सैन्य सेवा। मिस्र में 18 से 30 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। यह सेवा 1 से 3 साल तक की हो सकती है, जो व्यक्ति की शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है। मिस्र में यह नियम बहुत सख्ती से लागू किया जाता है। जिन लोगों ने अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी नहीं की है, उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं है, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और उन्हें समाज में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मिस्र की सेना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, और अनिवार्य सैन्य सेवा इस विशाल सेना को बनाए रखने का मुख्य स्रोत है। देश की अस्थिर राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय तनावों को देखते हुए सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपरिहार्य मानती है। सेना में बिताया गया यह समय युवाओं के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव होता है। उन्हें कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। वे देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं के साथ रहते हैं, जिससे उनमें राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। कई युवाओं के लिए यह उनके जीवन का पहला अवसर होता है जब वे अपने गांव या शहर से बाहर निकलते हैं और देश की विशालता और विविधता को समझते हैं। सेना उन्हें एक पहचान और एक उद्देश्य देती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। कई पढ़े लिखे युवा इसे अपने करियर में एक बाधा के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन के 1 से 3 कीमती साल एक ऐसे काम में चले जाते हैं जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। वे इस समय का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अपना करियर शुरू करने में करना चाहते हैं। मिस्र का उदाहरण हमें इस दुविधा को दिखाता है जिसका सामना कई देश करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों और युवाओं की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। अब हम दुनिया के इतने सारे देशों का चक्कर लगाकर वापस अपने प्यारे देश भारत आते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक उभरती हुई महाशक्ति।
हमारे देश में स्थिति बाकी कई देशों से बिल्कुल अलग है। भारत में आज तक कभी भी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू नहीं की गई है। यहाँ सेना में शामिल होना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। ये एक नौकरी है, एक पेशा है, एक जुनून है, लेकिन ये किसी पर थोपा नहीं गया है। जो भी देश की सेवा करना चाहता है वह अपनी मर्जी से सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। हमारी सेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पेशेवर सेनाओं में से एक है और यह पूरी तरह से स्वयंसेवकों पर आधारित है। हर साल जब भी सेना की भर्ती निकलती है तो लाखों युवा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से इसके लिए आवेदन करते हैं। उनके लिए सेना में भर्ती होना न केवल देश सेवा का एक मौका है, बल्कि यह एक सम्मानित और स्थिर करियर का जरिया भी है। यह उनके और उनके परिवार के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। भारतीय सेना में भर्ती होना आज भी देश के करोड़ों युवाओं का सपना है, लेकिन हाल के वर्षों में इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और वह है अग्निवीर योजना का आगमन। इस योजना के तहत अब सैनिकों की भर्ती 4 साल के एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जा रही है। 4 साल की सेवा के बाद केवल 25% अग्निवीरों को ही स्थायी रूप से सेना में आगे सेवा करने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी 75% को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इस योजना को लेकर देश में बहुत बहस हुई है। सरकार का कहना है कि यह सेना को और युवा और तकनीकी रूप से उन्नत बनाएगी, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह सैनिकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अग्निवीर योजना ने भारत में अनिवार्य सैन्य सेवा की बहस को एक बार फिर से हवा दे दी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक तरह से अनिवार्य सैन्य सेवा का एक नरम रूप हो सकता है, जहां ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कम समय के लिए सैन्य प्रशिक्षण दिया जा सके। हालांकि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां करोड़ों युवा हैं, अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए एक बहुत बड़े बुनियादी ढांचे, बजट और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। क्या भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा? यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। अंत में हम दुनिया की 2 और बड़ी शक्तियों अमेरिका और ब्रिटेन की बात करते हैं, जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना। इन दोनों देशों में एक समय अनिवार्य सैन्य सेवा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने दशकों पहले इसे खत्म करने का फैसला किया और अब वे पूरी तरह से पेशेवर स्वयंसेवी सेना पर निर्भर हैं। उनका यह अनुभव हमें इस बहस का एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्राफ्ट के नाम से जानी जाने वाली अनिवार्य सैन्य सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर युद्ध के समय। लेकिन वियतनाम युद्ध के दौरान इसका भारी विरोध हुआ। अमेरिकी समाज में यह भावना फैल गई कि यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, जिसमें गरीब और अश्वेत लोगों को असमान रूप से युद्ध में भेजा जा रहा है, जबकि अमीर और प्रभावशाली लोग इससे बच जाते हैं। इस व्यापक जन विरोध के कारण 1973 में अमेरिका ने ड्राफ्ट को समाप्त कर दिया और एक ओनल वॉलंटियर फोर्स का निर्माण किया। इसी तरह ब्रिटेन में भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नेशनल सर्विस के नाम से अनिवार्य सैन्य सेवा लागू थी, लेकिन 1960 के दशक की शुरुआत में इसे भी समाप्त कर दिया गया। इसके पीछे का तर्क यह था कि एक आधुनिक तकनीकी सेना को ऐसे लोगों की जरूरत है जो स्वेच्छा से और लंबे समय तक सेवा करना चाहते हैं, न कि ऐसे लोगों की जिन्हें जबरन कुछ समय के लिए भर्ती किया गया हो। यह माना गया कि एक पेशेवर सैनिक जो अपने करियर के रूप में सेना को चुनता है, वह एक मजबूर सैनिक की तुलना में ज्यादा प्रेरित, कुशल और प्रभावी होता है। इन दोनों देशों का अनुभव यह बताता है कि एक पेशेवर स्वयंसेवी सेना के भी अपने फायदे हैं। ये एक उच्च प्रशिक्षित और प्रेरित बल का निर्माण करती है। हालांकि इसके अपने चैलेंज भी हैं। सेना के लिए पर्याप्त संख्या में भर्तियां करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और समाज और सेना के बीच एक दूरी पैदा हो सकती है, जहां आम नागरिक सेना के जीवन और बलिदानों से खुद को अलग महसूस करने लगते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का यह मॉडल हमें यह दिखाता है कि अनिवार्य सैन्य सेवा ही एक मजबूत सेना बनाने का एकमात्र रास्ता नहीं है, और एक पेशेवर सेना भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रभावी हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने दुनिया भर के देशों की यात्रा की और देखा कि कैसे अलग अलग देश अपनी सुरक्षा और अपने युवाओं के भविष्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दक्षिण कोरिया के पॉप स्टार्स को यूनिफॉर्म में देखा, इजराइल की बहादुर बेटियों को देश की रक्षा करते देखा, और हमने अमेरिका और ब्रिटेन को एक अलग राह अपनाते हुए भी देखा। हर मॉडल के अपने फायदे हैं और अपनी चुनौतियां हैं। कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है। हर देश अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से अपना रास्ता चुनता है। जैसा कि किसी ने बहुत खूब कहा है,
यदि तुम आजादी का मूल्य समझना चाहते हो तो एक सैनिक की चुप्पी सुनो जो सीमा पर खड़ा है। अब सवाल वापस हमारे देश भारत पर आता है। क्या भारत को अनिवार्य सैन्य सेवा की राह पर चलना चाहिए? क्या हमारे देश के हर युवा को, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, कुछ समय के लिए सेना की जिंदगी का अनुभव करना चाहिए? क्या इससे हमारा देश और ज्यादा अनुशासित, एकजुट और मजबूत बनेगा? या फिर यह हमारे युवाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनके सपनों पर एक बोझ होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आपको, मुझे, हमारे समाज को और हमारी सरकार को। मैं इस मंच से कोई फैसला नहीं सुनाना चाहता। मेरा मकसद सिर्फ आपके सामने अलग अलग पहलू रखना था ताकि आप खुद एक सूचित निर्णय ले सकें। अब गेंद आपके पाले में है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत के हर एक युवा को आर्मी में कम से कम 2 साल के लिए देश की